Okay, so we are going to go ahead with next topic. तो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बेसिक्स देखे थे. तो बेसिक्स से मतलब दैट यू शुड नो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स. तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसको अपोजिट होगा फ्रिक्शन. इतना अगर पता है तो सफिशिएंट इनफ. तो अगले जो हमको अभी इक्वेशंस डिराइव करने हैं, नॉर्मली हमको अब अगले टॉपिक में व्हाट वी वांट टू डू इज हमको एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है. तो व्हाट वी वांट टू फाइंड इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी ये सारे इक्वेशंस डिराइव किए हैं, बट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमने फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था. तो यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आएगा ड्यू टू फ्रिक्शन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन. इसमें भी हमको सब टॉपिक्स देखने हैं. तो नंबर 1 इज एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. और क्योंकि मैंने यहां पे पहले ही बता दिया वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन. तो कोई भी सरफेस हो इट इज रफ सरफेस, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रफ सरफेस में ही होता है. तो हमारे पास एक केस है इन विच ये एक सरफेस है विच इज सपोज टू बी रफ. इसके ऊपर एक ब्लॉक है. तो यू हैव अ ब्लॉक ऑन दिस सरफेस. और क्योंकि तुम यहां पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो रिमेंबर यहां पे हमने एक फोर्स लगा दिया, पुल फोर्स. और ये जो भी फोर्स तुमने लगाया है इट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. हमने जो कल केसेस डिस्कस किए थे वहां पे हमने मिनिमम फोर्स की बात की थी. मिनिमम फोर्स में होता है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ऑब्जेक्ट. जस्ट मूव के केस में देयर इज नो एक्सेलरेशन. लेकिन हम यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. मतलब ये जो फोर्स तुमने एक्सटर्नली अप्लाई किया दिस फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये जो फोर्स तुमने अप्लाई किया है बॉडी पे, जो ड्राइविंग फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तब जाके बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में हमेशा ध्यान रखना. व्हेनेवर दे टॉक अबाउट मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स का मतलब ये होता है कि द बॉडी विल जस्ट मूव. और जब तुम बोलते हो द बॉडी विल जस्ट मूव तो उस केस में एक्शन की वैल्यू होती है 0 नॉर्मली. यहां तो तुमको फाइंड ही करना है एक्सेलरेशन. इसका मतलब क्या हुआ दैट द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट विल स्टार्ट मूविंग एंड यू नो व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन हमेशा होता है अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे आ गया आपके पास फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. इसको मैं डिनोट करूंगा Fk से. और ऑब्जेक्ट इज मूविंग टू द राइट विथ एक्सेलरेशन a. तो अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेट फोर्स अपॉन मास. मास ऑफ द ब्लॉक को मैं m मान लेता हूं. तो नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन मास. अपोजिंग फोर्स इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. लेकिन अगर आपको याद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मली होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट? वेयर म्यू इज म्यू के. म्यू के क्यों बोला मैंने? क्योंकि अगर आपको याद होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कब लेते हो? when the body moves. और static friction कब लेते हो? when the body is not moving. and in this case जब भी आपके पास एक ब्लॉक एक horizontal surface पे हो तो you should remember weight मतलब mg. और इसको किसने बैलेंस करके रखा हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन ने. तो r ने इसको बैलेंस कर दिया. तो यहां से आपको मिल जाएगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू mg because normal reaction is equal to mg. ये सब्स्टिट्यूट कर दो. तो therefore acceleration is driving force that is p minus fk which is mu k mg upon m. ये आ गया आपके पास acceleration का इक्वेशन on a horizontal rough surface. ये था केस 1.
Case 2. In case 2, acceleration of a block down a rough inclined plane. So case number 2 is acceleration of a block down a rough inclined plane. ओके, तो ये भी सिंपल केस है। पीछे तक आवाज आती है क्या? एम आई ऑडिबल? पक्का? ओके, तो हमारे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है। सो वी हैव अ रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ मतलब फ्रिक्शन है। इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो लेट अस कीप एन ऑब्जेक्ट। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग मैं बताता हूं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला डिराइव होंगे अब उसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। तो जहां पे भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो ऑन अ सरफेस, ऑन एन इंक्लाइन सरफेस विच इज रफ, तो फॉर्मूला याद कैसे रखते हैं? जस्ट टेल यू। ओह गुड। तो डू यू रिमेंबर विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस? कौन सा था? यहां था mg साइन, इट वाज समथिंग लाइक दिस। यहां पे आपको मिल गया था mg cos, ठीक है, cos थीटा, इसको थीटा बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज mg sin, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r। यहां तक तो स्मूथ सरफेस के लिए तुमको पता ही है। इन्होंने क्या बोला है? एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक डाउन, मतलब ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहां होगा? ऊपर होगा। वेरी गुड। तो दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है। यहां तक क्लियर? बहुत सिंपल। फोर्स कंपोनेंट्स आर टू सिंपल, mg sin, mg cos, नॉर्मल रिएक्शन। इफ द बॉडी इज गोइंग डाउन देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स। और क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है मतलब नेट फोर्स कहां पे है? नीचे के डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर? हमको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन? I already told you net force upon mass. What is net force in this case? mg sin theta minus force of kinetic friction upon mass. तो ये आ गया आपका mg sin theta, और अगर आपको याद है it is always mu k into r upon m। तो mg sin theta माइनस म्यू के आर, और डायग्राम से दिख रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो mg cos थीटा अपॉन m। m को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो a क्या आ गया? g sin थीटा। मैं g भी कॉमन निकाल लेता हूं, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन। अब ये डाउन जब हो तो बीच में माइनस आएगा, ये याद रखना। गुड। जब अप हो, अप, तो बीच में प्लस आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होता, उसका क्या होता है? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन के दो रीजन है। नंबर 1, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है मतलब इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। नंबर 2, इट इज गोइंग अप ऑन अ रफ सरफेस, तो सरफेस भी क्या करेगा? अपोज करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो वहां पे आपको बीच में प्लस साइन मिलेगा, दैट इज करेक्ट, लेकिन वो रिटार्डेशन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट विल स्लो डाउन बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्लियर यहां तक? यहां पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेट का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? mg sin थीटा, ये डाउनवर्ड्स है, तो ये उसको एक्सेलरेट करवाएगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। तो व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन? g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। गुड। तो अगला टॉपिक इज अबाउट रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एन इंक्लाइन प्लेन। रिटार्डेशन of an object moving up a rough inclined plane.
अगेन केसेस आर वेरी सिंपल, फिर वही बात, एक इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है, यू आर नाउ एक्सपर्ट इन दिस, इतनी बार कर लिया कि अभी आपको ये सब पता ही होगा। तो आई होप ऑफ कोर्स यू नो ऑल द कंपोनेंट्स। mg साइन, नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे mg कॉस, ओके। तो ये आ गया आपके पास mg साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन r। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा था? अप। और एक चीज और समझ लो, ऑब्जेक्ट अप तब जा सकता है जब इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट गो अप। तो नाउ इट इज गोइंग अप, इफ इट इज गोइंग अप फ्रिक्शन इज डाउन, तो फ्रिक्शन आ गया यहां पे। तो दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन and retardation is upwards, तो acceleration is upwards but acceleration will be negative क्योंकि इसका velocity कम होता जाएगा, that is why। तो डायग्राम भी सिंपल है, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे है, mg sin थीटा का कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो हमेशा डाउन द इंक्लाइन प्लेन होता है। ऑब्जेक्ट नीचे आया तो फ्रिक्शन ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो फ्रिक्शन नीचे, दैट इज द होल आइडिया हियर। और यू नो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हो, इट इज जस्ट नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स है, तो क्या लिखोगे? mg sin थीटा प्लस fk अपॉन m। तो फिर वही fk फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के टाइम्स ऑफ r, और r क्या है? mg cos थीटा अपॉन m। m कॉमन निकाल के कैंसल, g भी कॉमन निकाल दिया, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। डन। तो इसके आगे ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है, जब भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोल दिया ना, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन, तो a इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। अब ये इतना पावरफुल फॉर्मूला है, क्यों बताता हूं मैं। इमेजिन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस मतलब म्यू के की वैल्यू जीरो, तो क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा। ये हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में यही तो डिराइव किया था, रिटार्डेशन अप एन इंक्लाइन प्लेन इज जी साइन थीटा, करेक्ट। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी जीरो हो जाए, थीटा भी जीरो हो जाए, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि नेट फोर्स वहां पे लग ही नहीं रहा, तो फिर एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। है तक क्लियर? वैसे केसेस देखेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वेरी सिंपल टॉपिक अगेन। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कॉन्जर्वेटिव एंड नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस बताए थे, इफ यू रिमेंबर। उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। आई टोल्ड यू कि एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस पे है, मतलब अर्थ के सरफेस पे है, उसको उठा के मुझे एक हाइट पे रखना है। अपने आप जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? वर्क अगेंस्ट विच फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहली चीज याद रखो, जब भी आप एक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते हो, तो वर्क इज डन अगेंस्ट दैट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अपवर्ड्स, सो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। यहां पे हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाएंगे, फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या होगा? वर्क होगा। वेरी गुड। इसमें भी दो केसेस देखने हैं, वर्क डन ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन, एंड अगेन रिमेंबर, यहां जो मैं थ्योरी बता रहा हूं ना, ये थ्योरी जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसमें अगर थीटा की वैल्यू जीरो कर देते हो, थीटा की वैल्यू जीरो करना मतलब जो प्लेन है वो इंक्लाइन नहीं है, क्या है? हॉरिजॉन्टल है।
तो उस केस में साइन 0 कितना हो गया 0 और cos 0 इज 1। तो अगर आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है म्यू इनटू जी, तो बन गया ना म्यू जी, राइट। तो फ्रिक्शन और लॉज ऑफ मोशन में जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज है वो याद रखना बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केस था। फिर मैंने बोला कि प्लेन इंक्लाइंड नहीं है, मतलब एंगल कितना है 0, तो साइन 0 0 cos 0 इज 1, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा म्यू इनटू जी, राइट। मैंने बोल दिया कि फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 0, तो क्या बच गया जी साइन थीटा। तो एक सिंगल फॉर्मूला से यू कैन मेक अप मेनी फॉर्मूलाज। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में हमेशा हमेशा रिमेंबर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होता है वहीं से स्टार्ट करो, क्योंकि वो एक सिंगल फॉर्मूला आपका सारा काम कर देगा। इसके लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम अ रफ इंक्लाइन प्लेन। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बाद में आऊंगा मैं, पहले हम लोग बात कर लेंगे वर्क डन ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन। यहां तक क्लियर? गुड। देन अब रफ इंक्लाइन प्लेन के केसेस वी हैव सीन सो मेनी ऑफ देम, बहुत सारे केसेस देखे, तो यू आर नाउ एब्सोल्यूट एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं यहाँ पे अभी ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, यू जस्ट टेल मी यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है mg sin, then you have of course mg cos और नॉर्मल रिएक्शन। चलो ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये mg cos थीटा हो गया, ये आ गया आपका mg sin थीटा। वेरी गुड। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन ये याद रखना। अब एक काम करेंगे, यू नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट मान लो पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, इस पॉइंट पे था, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। मैं पूरा ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास ड्रॉ कर रहा हूं। फिर इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लेके आ गए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो ऑब्जेक्ट को मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया अपवर्ड। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डिस्प्लेस किया है तो फ्रिक्शन कहां आएगा? डाउनवर्ड्स। तो फ्रिक्शन आएगा यहां पे डाउनवर्ड्स। ठीक, यहां तक क्लियर? गुड। देन यू शुड ऑल्सो नो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर जाएगा क्या? नहीं, तो एक फोर्स अप्लाई किया हमने, देयर इज सम फोर्स एक्टिंग हियर। उस फोर्स ने क्या किया? इसको ऊपर डिस्प्लेस किया। तो यू कैन कॉल दिस एनी फोर्स, लेट अस से F या P, जो बोलना होगा वो। यहां तक क्लियर? अभी वो नोट्स में, मॉड्यूल्स में मैंने P लिखा है, F लिखा है, मुझे याद नहीं, जो भी लिखा होगा, व्हाटएवर इट इज, और जरूरत भी नहीं है हमको वैसे। ये नेट फोर्स है, बस इतना याद रखना। ऑब्जेक्ट था, उस पे mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन था, mg cos थीटा तो पता ही आपको नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। हमको इस ऑब्जेक्ट को s डिस्प्लेसमेंट से ऊपर मूव करना है, और हमको देखना है कि ये जो s डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें हाउ मच इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो वर्क डन होने वाले हैं। एक होने वाला है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? mg sin थीटा। उसके अगेंस्ट वर्क होगा, क्योंकि तुम अप द प्लेन जा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, तो वर्क विल बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और क्योंकि तुम इसको ऊपर लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहां था? नीचे। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। तो वर्क डन इन जनरल इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन जनरल। अब मैं ये सब कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि कैसे निकालते हो एक्सप्रेशन, पता है ना? अब द इंक्लाइन प्लेन का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हो, अभी तो बताया था। अब द इंक्लाइन प्लेन का एक्सप्रेशन कैसे निकाला आपने? नेट फोर्स आपने बोल दिया ma, मतलब एक्सप्रेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप द इंक्लाइन प्लेन? g sin थीटा प्लस म्यू के। को सारा प्रोसेस हमको पता है, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर? व्हाट इज एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन? जल्दी बोलो। g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू s। आई एम नॉट डिराइविंग दिस ओनली फॉर अ सिंपल रीजन कि हमने अभी डिराइव किया था एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन, राइट? ओके, जागो जागो। This is very horrible dream when you wake up and you find yourself in a physics class, but unfortunately can't help it.
तो थोड़ा नींद कम, और उसका सिंपल ट्रिक है, ईट एनीथिंग आफ्टर फिजिक्स क्लास, नहीं तो नींद आएगा। तो यहाँ ध्यान दो, देखो ऐसा है, आई विल स्लो डाउन लिटिल बिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हैव यू फाउंड आउट व्हाट वाज द एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन? यस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वर्क डन निकालना है अगेंस्ट फ्रिक्शन। आप एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लेके जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन पे अब ऊपर ले जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी होने वाला है। और क्योंकि तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हो, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग इट अगेन। तो हमको ऑलरेडी पता है एक्सेलरेशन इज g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। यहां तक क्लियर? अब एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूं, mg sin थीटा s, mg sin थीटा इंटू s प्लस mg म्यू के cos थीटा इंटू s। जिस टर्म में म्यू नहीं है वो होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पहले टर्म में म्यू है क्या? नहीं, तो वो है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और वो वर्क ही है क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट है, और ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। जिसमें म्यू के है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, राइट? तो व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन दिस केस? mg sin theta into s. What is work done against friction? mg mu k cos theta into s. याद रहेगा? मैंने आपको बोला कि मैं पहले कॉम्प्लिकेटेड केस लूंगा जानबूझ के और बाद में सिंपल करूंगा। हमने पहले केस में वर्क डन ओवर अ रफ इंक्लाइन प्लेन लिया, अब हम लोग फाइंड करेंगे वर्क डन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इन दिस केस we will see what is the work done on a rough horizontal surface, और इसका आंसर आप मुझे बता दोगे डायरेक्टली विदाउट एनी इक्वेशंस, विदाउट डिराइविंग एनीथिंग। क्यों ऐसा? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर इंक्लिनेशन है ही नहीं तो व्हाट इज थीटा वैल्यू? 0। वेरी गुड, तो इसमें 0 डाल के देखो क्या होगा? 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, mg म्यू के इंटू s, तो mg ये आ गया आपका mg म्यू के इंटू s, राइट? करेक्ट, बराबर। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर आपको याद होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये होता है फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो ऐसा केस बनेगा, एक सरफेस है, रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग, राइट? यू आर मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। आर यू गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी? नो। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा क्या? नहीं। तो दिख गया ना, नहीं है, 0 है। और अगर आप इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, मतलब आप इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो थ्रू s, राइट? तो व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करने में किसने अपोज किया? फ्रिक्शन ने। तो एफ के इंटू एस। व्हाट इज एफ के? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन इंटू एस। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? mg होता है, तो क्या आ जाएगा? म्यू के mg इंटू एस। तो वही तो आया, वही आया ना? क्लियर? तो दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तुमको अगर सबसे डिफिकल्ट लेवल के केसेस आते हैं तो फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का केसेस बचते ही नहीं है, सिर्फ एंगल 0 कर दो, बात खत्म हो गई। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज म्यू के mg इंटू एस। याद रहेगा? तो अब तक हमने आज के लेक्चर में हमने फाइंड किया एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक, राइट? उसमें हमने 3 केसेस देखे थे। ऑफ कोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात हो रही है। पहला था हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमारे पास एक ब्लॉक था, उस पर हमने एक फोर्स लगाया,
वो फोर्स जो है इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब बॉडी इज इन मोशन, उस फोर्स को मैंने बोल दिया P। तो P फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। अपोज किसने किया, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाउ डू यू फाइंड एक्सेलेरेशन, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कौन था, P, अपोजिंग कौन था, Fk, तो P माइनस Fk अपॉन M। Fk क्या होता है, न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या होता है, mg। तो आपका फॉर्मूला बन गया P माइनस म्यू के mg बाय m, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। यहां तक क्लियर। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन ऑफ एन ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन। तो ऑब्जेक्ट डाउन आ रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डाउन क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ विच कंपोनेंट, mg sin थीटा। इफ द ब्लॉक इज मूविंग डाउन, फ्रिक्शन इज अप, तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नेट फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, तो A क्या बन गया, एक्सेलरेशन क्या बन गया, mg sin थीटा माइनस Fk बाय m। बट व्हाट इज Fk, म्यू के टाइम्स ऑफ r। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन पे होता है mg cos थीटा, तो योर एक्सेलरेशन का इक्वेशन बिकम्स mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा अपॉन m। m कॉमन निकाल के कैंसिल, तो g sin थीटा, g भी कॉमन निकाल लिया, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। है दैट क्लियर। अगला केस है रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रेविटी के कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, mg sin थीटा को भी ओवरकम करना है। और दूसरा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां है, नीचे है, तो यहां पे रिटार्डेशन होने वाला है, मतलब वेलोसिटी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करते हो, सेम प्रोसेस है, नेट फोर्स अपॉन मास। इन दिस केस नेट फोर्स, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड्स थे, mg sin थीटा प्लस Fk is म्यू k into r is mg cos थीटा। तो नेट फोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा डिवाइडेड बाय m कैंसल आउट कर दिया, तो क्या आ गया, g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ये हो गया रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप अ रफ इंक्लाइन प्लेन। ऐसा पिक्चर के साथ बैठ जाना चाहिए सिस्टम के अंदर। जब तक ये नहीं होगा तब तक JEE नीट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पढ़ा, अप डाउन इंक्लाइन प्लेन, इमीडिएटली फॉर्मूला याद आना चाहिए, इट शुड टेक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। तो खुद को ट्रेन करो वैसा। उसके बाद हमको देखना था वर्क डन का इक्वेशन। अभी वर्क डन क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर मूव होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव होगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना है, तो वर्क करना पड़ेगा। अगर इंक्लाइन प्लेन पे मूव होगा तो फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों अपोज करेंगे, तो हमको उन दोनों को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने में। Whenever there is opposition, there has to be some work done to move the object from one point to another. तो मैंने स्टार्ट किया इंक्लाइन प्लेन से। इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है तो mg sin थीटा और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों ही क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इंटू S। बट व्हाट इज फोर्स, M इंटू A, तो वर्क डन इज MAS। बट एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन प्लेन हमने अभी डिराइव किया था, g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। तो अभी इसके दो टर्म्स अलग कर लिए, एक बन गया mg sin थीटा इंटू S प्लस म्यू के mg cos थीटा इंटू S, जिसमें म्यू के है दैट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जिसमें म्यू के नहीं है दैट इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो mg sin थीटा इंटू S इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड म्यू के mg cos थीटा इंटू S इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। हो गया। अब उसी को हमने इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टल सरफेस बना दिया, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या कर दिया, 0। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता ही नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है जब आप ऊपर लेके जाते हो ऑब्जेक्ट को, यहां तो ऊपर लेके नहीं जा रहे, हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0। इसको समझने का और एक तरीका है कि थीटा की वैल्यू 0 कर दो तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज 0 एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज म्यू के mg into S।
तो आई होप इट इज क्लियर। तो अगला टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो कोई भी सोना मत, क्योंकि यहां सोए तो गए। अगला टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट भी जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर। तो सबका पूरा पूरा ध्यान यहां पे। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर, इसमें दो केसेस बनते हैं। मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा और दो केसेस में, दोनों में तीन तीन केसेस बनते हैं। तो दो केसेस है, उसमें तीन तीन सब केसेस है। उन तीन सब केसेस में से एक में सब दो केसेस है, मतलब पिक्चर बना लो। इसमें दो केसेस है, कौन से मैं बताता हूं। दोनों में तीन तीन केसेस है और तीन केसेस में से एक में और दो केसेस है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई डोंट वांट यू टू लुक इन योर मॉड्यूल्स, जस्ट पे अटेंशन हियर। बुक्स बाद में देख लेना घर पे जाके। हाँ, यू कैन कीप इट ओपन जस्ट टू वेरीफाई द फॉर्मूलाज, बट पे अटेंशन हियर। तो पहले सिचुएशन क्या है वो समझ लो। द कंडीशन हियर इज, हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, लेट अस से बी ब्लॉक, और इस बी ब्लॉक का जो मास है दैट इज लेट अस से कैपिटल एम। सो यू हैव अ बी ब्लॉक हियर एंड इस बी ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है ए विथ मास लेट अस से स्मॉल एम। गुड। तो सिचुएशन ऐसा है कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर बी ब्लॉक है जिसका मास था कैपिटल एम, उसके ऊपर और एक ए ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो, सबसे पहले पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि इसमें दो केसेस बनते हैं। अभी कौन से दो केसेस बनते हैं बता देता हूं। नंबर वन, या तो तुम ऊपर के ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे, दिस इज फर्स्ट केस। नंबर टू, तुम नीचे के ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे। तो इसमें जो दो केसेस है, उसमें पहला केस है इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपर ब्लॉक, जो दूसरा केस है इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक। इन दोनों में से मैं एक ही डिस्कस करूंगा, अपर ब्लॉक का, दूसरा आप खुद करोगे। यू विल हैव टू डिराइव इक्वेशंस, खुद को करने पड़ेंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेगा बाद में। तो रिमेंबर, मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर, इट हैज टू केसेस। इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक, एक काम करता हूं, इसको एफ फोर्स बोल देता हूं। Number two, if the force is applied on lower block, we will be focusing only on the first case if the force is applied on upper block, right? तो हमारा जो फोकस रहेगा, we are going to just work on this. Force is applied on upper block, that is A. अब इसमें भी तीन केसेस है। अब इसमें कौन से तीन केसेस है। नंबर वन, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। अभी एनीवेयर मतलब पहले तो पता होना चाहिए फ्रिक्शन होता कहां पे है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो फ्रिक्शन कहां कहां हो सकता है। फ्रिक्शन हो सकता है बी और सरफेस में, और हो सकता है ए और बी में। तो पहला केस, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, फ्रिक्शन है ही नहीं, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। पहला केस, नो फ्रिक्शन। बट जब फ्रिक्शन नहीं है, लुक, जब फ्रिक्शन है ही नहीं, उस केस में बी ब्लॉक मूव होगा ही नहीं, क्योंकि बी ब्लॉक पे तो फोर्स लगा नहीं ना। फोर्स किस पे लगा, ए पे। तो जिस पे फोर्स लगेगा वही मूव होगा। ए ब्लॉक बी के ऊपर मूव होगा, रिमेंबर दिस, राइट। हु विल मूव, ए ब्लॉक। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द बी ब्लॉक। यहां पे फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से बी पे कोई फोर्स ही लगा नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता, जो आगे आएगा, तो बी पे भी फोर्स लगेगा, दैट वी विल सी सून विद इन नेक्स्ट 2-3 minutes. तो रिमेंबर, इन सच केस देयर इज एक्सेलरेशन ऑफ ओनली ए ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन फोर्स कितना लगाया हमने, एफ, मास कितना था, स्मॉल एम। तो यहां पे नोटेशन भी ध्यान देने पड़ेंगे, कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैपिटल एम इज द मास ऑफ ब्लॉक बी और स्मॉल एम इज द मास ऑफ ब्लॉक ए। और एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 0 बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, ऑन ब्लॉक बी। इसमें हमको और एक चीज फाइंड करनी होती है, टाइम ऑफ फॉल।
टाइम ऑफ फॉल मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये जो बी ब्लॉक था, इस बी ब्लॉक का जो लेंथ है ना, मैं मान लेता हूं वो लेंथ है एल, कैपिटल एल। तो क्योंकि बी ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ ए मूव हो रहा है, तो एक स्टेज के बाद ए यहां से गिर जाएगा, बी के ऊपर से नीचे आ जाएगा वो, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फॉल। हमको टाइम ऑफ फॉल निकालना है, एंड इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट। आपको सिर्फ काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस कैसे यूज करने ये पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फॉल की जब तुम बात करते हो तो टाइम तो आना ही चाहिए इक्वेशन में, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज आउट ऑफ द क्वेश्चन नाउ, वो तो यूज नहीं होगा, बराबर, राइट। और तुमको डिस्टेंस दिया है, तुमको बी ब्लॉक का लेंथ दिया हुआ है, तो डिस्टेंस मतलब s आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें s और t दोनों है? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो v इक्वल टू यू प्लस एट इज ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आपको पता है इफ यू यूज s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, इसमें u 0 है क्योंकि इनिशियली a ब्लॉक रेस्ट पे था, तो s की जगह पे क्या लिखूंगा? l, बिकॉज l इज द लेंथ ऑफ द ब्लॉक b। तो गिरने से पहले a ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया? l, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्या लिखा? l, ये क्या है? 0, वेरी गुड, प्लस 1/2a, और एक a ब्लॉक का a कितना आया? f/m इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2m यहां शिफ्ट कर दो, तो 2ml अपॉन f इक्वल टू क्या आ गया? टी स्क्वायर। तो t कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 2ml/f, डन। या तो आप m/f को 1/a भी लिख सकते हो, तो 2l/a ऐसा भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना वैसा। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2s/a, तो t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2s/a। s कितना था? l, तो 2l/a का रूट या फिर 2ml/f इज द सेम थिंग। सिर्फ x की जगह पे क्या लिखा मैंने? f/m, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? f/m, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2ml/f का रूट। तो दिस इज टाइम ऑफ फॉल। तो यहां तक क्लियर? So we are looking at the first case, force is applied on the upper block. उसमें भी पहला केस when there is no friction anywhere in the system, पूरे सिस्टम में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में बी ब्लॉक मूव होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर फोर्स लगा ही नहीं, तो दैट विल रिमेन एट रेस्ट। तो एक्सेशन ऑफ बी इज 0। ओनली विच ब्लॉक विल मूव? ए, फोर्स अपॉन मास। और s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 at स्क्वायर अप्लाई करके हमने टाइम ऑफ फॉल निकाल लिया। अब केस टू में और दो केसेस है। तो केस 2 में सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन कहां पे? देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा अगले पेज पे, तो सिर्फ पहले समझ लो कि यहां पे फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी है। सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहां पे फ्रिक्शन है ए और बी के बीच में, बी और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन सिर्फ कहां पे? बिटवीन ए एंड बी। तो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। अब तीसरा केस क्या बनेगा फिर? तीसरा केस क्या होगा? There is friction between A and B, yes, and there is also friction between B and the surface. So there is friction between A and B and between B and the surface. अब इसके जो इक्वेशंस है थर्ड केस के, that we will not discuss in theory part. जब क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दैट गोज आई मीन फॉर एडवांस लेवल, और वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। तो मैं क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, उसमें बता दूंगा, क्योंकि वो कंडीशनल है। अब इसमें बहुत सारे और कंडीशंस आ जाते हैं, तो वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल वी विल फोकस ओनली ऑन फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसमें भी अभी दो कंडीशंस है। और तो रिमेंबर आई टोल्ड यू कि सब केस, तो इसमें दो केसेस और बनेंगे। अब कौन से दो केसेस बनेंगे बता देता हूं।
तो कौन से दो केसेस और आते हैं इसमें? देखो ऐसा है, हमने बेसिकली फोर्स किस पे लगाया था? ए पे। वेरी गुड। ए किसके ऊपर था? बी के। राइट। तो अभी दो केसेस कौन से? ए और बी में फ्रिक्शन अगर है तो केस नंबर वन, जो तुमने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, कौन सा अप्लाइड फोर्स था? एफ। अभी जो अप्लाइड फोर्स है ये या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। एंड यू शुड रिमेंबर व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो होता क्या है, फिलहाल इस कंडीशन को साइड में रखो, जनरल सोचो। एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाई किया, इट इज नॉट एबल टू मूव द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो व्हेनेवर द फोर्स अप्लाइड इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या? नहीं होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें बाद में आऊंगा। मैं पहले आपको सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जनरल आइडिया बता रहा हूं। हमने जो फोर्स अप्लाई किया, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो क्या होता है? मोशन होता है अलॉन्ग विथ एक्सेलरेशन। है तो क्लियर? अभी बताया था मैंने आपको, P माइनस एफ के बाय एम। इसलिए जो सीक्वेंस है ना टॉपिक का, दैट इज डिजाइन इन अ वे कि पिछला टॉपिक का कनेक्शन है आगे। यहां तक क्लियर? अब यहां पे इस कंडीशन पे आ जाओ। जो फोर्स हमने अप्लाई किया, अगर वो फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुआ, तो इफ द अप्लाइड फोर्स F इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? करेक्ट। तो ए ब्लॉक बी के ऊपर से मूव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं होगा। वेरी गुड। राइट, बिकॉज फोर्स अप्लाइड इज लेस देन लिमिटिंग। लेकिन बी और सरफेस में फ्रिक्शन था क्या? नहीं। वेरी गुड। तो ये पूरा सिस्टम एज अ वोल मूव होगा। तो ए एंड बी विल मूव टुगेदर। राइट, यहां तक क्लियर? तो क्या होगा? ए एंड बी विल मूव टुगेदर। तो ये याद रखना, आप याद रहेगा। तो इन केस जहां पे बी और सरफेस में फ्रिक्शन था क्या? नहीं। कहां था? बिटवीन ए एंड बी। उसमें जो तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है। तो इस केस में क्या होता है? बोथ ए एंड बी will move together. If they move together, acceleration of the system will be common. जितना एक्सेलरेशन ए का है उतना ही किसका है? बी का है। और एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास, यहां पे टोटल मास आएगा, मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये केस यहां पे खत्म हो गया। दिस इज सिंपल, राइट? अब कॉम्प्लिकेटेड केस बनता है दूसरा वाला। तो यहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको फ्री बॉडी डायग्राम लगने वाला है। तो यहां पे अब मैं दो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, एक ए का और एक बी का। तो रिमेंबर दिस केस दैट वी आर डिस्कसिंग। ये जो केस है इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे में क्या होता है? ए मूव्स ऑन बी, सो ए ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर बी। करेक्ट। तो अभी दोनों एज अ सिस्टम नहीं मूव होंगे। ए मूव होगा बी के ऊपर से, बी भी मूव होगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। पिछले केस में क्या था कि जो हमने अप्लाई किया था फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, तो फ्रिक्शन ओवरकम ही नहीं हो पाया। इसका मतलब अब फोर्स तो लग गया और बी और सरफेस में तो फ्रिक्शन है नहीं, तो सिस्टम तो मूव होगा। तो ए भी गया, बी को साथ में लेके गया। राइट, करेक्ट। मैं भी जा रहा हूं, तू भी आ साथ में। ऐसा हाथ पकड़ के लेके जाते ना, चलना ही पड़ेगा। तो ये चलना ही पड़ेगा वाला केस था। राइट, करेक्ट। फिर कैसा होता है? तू चल मैं आया, ऐसा होता है ना, तू चल आगे मैं आया। तो वैसा दूसरा केस है, व्हेन द फोर्स अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे केसेस में इफ यू वांट टू मेक इक्वेशंस ना, तो ऐसे केसेस में दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से ड्रॉ कर लो, दैट विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो ऐसे केसेस में जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक का मास m था, दैट इज समथिंग यू नो नाउ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब।
अप्लाइड फोर्स कहां है? टू द राइट, राइट, और ए इज मूविंग ओवर बी। तो जब ए बी के ऊपर से मूव होगा तो फ्रिक्शन कौन सा होगा? लिमिटिंग की काइनेटिक? काइनेटिक, वेरी गुड। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। और ओवरऑल ए बॉडी कहां जा रहा है? राइट में कि लेफ्ट में? राइट में। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, अब मैंने नोटेशन चेंज कर दिया, पिछले केस में मैंने सिर्फ ए लिखा था, अब मैं यहां पे ए सफिक्स ए लिख रहा हूं क्योंकि ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, दैट इज वाई। अब बी का भी देख लेते हैं। बी का मैं डायग्राम ड्रॉ करके रखता हूं, इक्वेशन डिराइव करेंगे इन अ वाइल। तो ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अब व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए? गेस। माइनस एफ के, वेरी गुड, अपॉन स्मॉल एम, वेरी गुड, ये भी ठीक है, राइट। देन दिस इज एफ माइनस व्हाट इज दिस? म्यू के आर, आर मतलब क्या? एम जी, एम जी, ये याद रखना, स्मॉल एम नॉट कैपिटल वन, ठीक है। देखो ऐसा है, ये जो एफ के फोर्स था, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्यों आया? पहले बताओ क्यों आया? क्योंकि ए किस पे मूव हो रहा है? बी पे। कॉन्टैक्ट फोर्स है ना फ्रिक्शन, राइट। ए पे फ्रिक्शन कहां है? टू द राइट। ये बी के लिए एक्शन है, तो बी क्या करेगा? उल्टा भी सोच सकते हो, इट्स ओके, उल्टा भी सोच सकते हो। तो बी पे कौन सा फोर्स लगने वाला है? एफ के लगने वाला है, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे। अब ऐसा क्यों सोचना पड़ता है हमको? देखो ऐसी बात है, बी कहां मूव हो रहा था? टू द राइट, मेरे राइट में, आपके लेफ्ट में। हाँ ठीक है, आपके राइट में, मेरे लेफ्ट में। तो बी ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव बिना फोर्स के नहीं होता है, और बी पे तो हमने फोर्स लगाया ही नहीं था। कहां लगाया? बी पे फोर्स लगाया क्या हमने? फोर्स नहीं। लेकिन बी क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि आया कहां से वो फोर्स? हमने किस पे फोर्स लगाया? ए पे। ए बी के ऊपर से मूव हुआ, तो फ्रिक्शन कहां है? अपोजिट डायरेक्शन में। वो हो गया एक्शन। एक्शन का क्या होता है? वो रिएक्शन किस पे लग गया? बी पे। उसका डायरेक्शन क्या था? टू द राइट। तो बी कहां मूव होगा? वेरी गुड, टू द राइट, वेरी गुड। तो बी विल मूव। तो बी पे जो फोर्स है वो एफ के है। कौन सा फोर्स है? एफ के है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एफ के, बी इज मूविंग टू द राइट विद एक्सेशन ऑफ ए बी। यहां तक क्लियर? बराबर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। तो what is force by the way? Mass into acceleration, very good. तो force on B is mass of B. What is mass of B? Capital M into acceleration of B. सही है? तो फ्री बॉडी डायग्राम गलत हुआ है वहां पे, नोट्स में स्मॉल m लिखा है वहां पे। पेज नंबर 41, टॉप राइट साइड का कॉर्नर, जो एक आपको टेबल के फॉर्म में दिया है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्मॉल एम लिखा हुआ है ना? नहीं, स्मॉल एम नहीं हो सकता, वो क्या होगा? कैपिटल एम। वो क्या होगा? कैपिटल एम, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेशन। एक्सेशन किसका हो रहा है? बी का। तो मास भी किसका लोगे? हाँ, बी का। तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो वहां पे ऊपर स्मॉल एम ए बी लिखा है, दैट इज कैपिटल एम ए बी। तो यहां जो ऊपर दिखा है ना एक्सेशन, यहां पे यू हैव टू राइट डाउन कैपिटल एम इंस्टेड ऑफ स्मॉल एम। क्लियर है अब तक? बराबर, पक्का पक्का। तो ये एम ए बी किसने प्रोड्यूस किया? एफ के ने। तो एफ के क्या आएगा? एम ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा? एफ के बाय एम। वेरी गुड। व्हाट इज एफ के? व्हाट इज एफ के? एफ के, यहां से तुमको एफ के मिलेगा ना, म्यू के इंटू स्मॉल एम इंटू जी। अभी ये भी अच्छे से समझ लो, यहां पे तुमने लिखा, तुमने ही बताया था, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे लग रहा है? ए पे कि बी पे? तो फिर व्हाट इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ए का कि बी का? व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ए? एम जी।
तो एफ के क्या हो गया, म्यू के एम जी, तो वहां पे क्या लिखोगे फिर, म्यू के एम जी, वेरी गुड। तो एक्सप्रेशन ऑफ बी विल बी म्यू के स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम। है इक्वेशन वहां पे दिया है, हाँ दिया है। तो वो सिर्फ एक करेक्शन था, यहाँ पे मॉड्यूल्स में स्मॉल एम गलती से प्रिंट हुआ, वहां पे क्या होना चाहिए था, कैपिटल एम। अदर क्लियर, गुड, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ टू ब्लॉक्स वन ओवर अनदर। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं केसेस। इसमें टोटल दो केसेस है, एक अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो और एक लोअर पे। फिलहाल लोअर ब्लॉक छोड़ दो, वो आपको असाइनमेंट है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट फोर्स अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक। इसमें बनते हैं टोटल 3 केसेस। बुक में 4 केसेस लिखे हैं लेकिन 3 है। 3 केसेस में पहला केस है देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ए और बी और सरफेस फ्रिक्शन नहीं है। आपने फोर्स लगाया ए पे तो सिर्फ ए ही मूव होगा बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, तो ए विल मूव ओवर बी। एक्शन ऑफ ए विल बी अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ अपॉन मास ऑफ ए, एफ अपॉन एम। यहां तक क्लियर। ए बी विल बी 0, और क्योंकि बी मूव नहीं हो रहा, सिर्फ ए ही मूव हो रहा है, तो ए बी से नीचे गिर जाएगा। तो कितने टाइम के बाद गिरेगा, टाइम ऑफ फॉल, वो हमको फाइंड करना था। दैट इज अंडर रूट ऑफ 2l बाई ए, वेयर ए इज f बाई m, तो 2ml बाई f, अंडर रूट ऑफ 2ml बाई f, दैट इज टाइम ऑफ फॉल। ये हो गया केस 1 खत्म। केस 2, देयर इज फ्रिक्शन बट ओनली बिटवीन a एंड b, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन b एंड सरफेस। अब तुम a पे फोर्स लगा रहे हो, इसमें 2 केसेस है। ए पे तो तुम फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो ए बी के सरफेस पे नहीं मूव हो सकता, लेकिन फोर्स तो लगा है और बी और सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो पूरा ही सिस्टम मूव होगा। मतलब ए एंड बी विल मूव टुगेदर। व्हाट इज एक्सेलेरेशन, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज एफ, मास एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों ही मूव हो रहा है, तो एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। यहां तक क्लियर, राइट। अब इसमें जो तुमने फोर्स अप्लाई किया, इफ इट इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो A will move on the surface of B and B will move on surface. A will move on the surface of B and B will move on surface. Correct? Are clear? पक्का पक्का। अब A का जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो, A पे एक अप्लाइड फोर्स था और एक फ्रिक्शन था Fk, तो नेट फोर्स कितना हो गया, कैपिटल F माइनस Fk अपॉन किसका फ्री बॉडी डायग्राम है, हाँ तो स्मॉल एम, तो F माइनस एफ के बाय स्मॉल एम। व्हाट इज एफ के, म्यू के एम जी, तो F माइनस म्यू के एम जी बाय स्मॉल एम। आगे ध्यान में, राइट, करेक्ट। डिफिकल्ट है नहीं, ओह गुड, इमेजिनेशन, यू हैव टू थिंक, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिफिकल्ट हियर। हो गया, अब ये हो गया। अब क्या क्या बाकी रह गया, B। अब B पे कौन सा फोर्स लग रहा है, B क्यों मूव हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो नहीं मूव होता ना, मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स। हमने तो बी पे फोर्स लगाया नहीं, तो कहां से आ गया फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था बिटवीन ए एंड बी, इसका जो रिएक्शन होगा वो बी पे होगा और वो बी को मूव करेगा। तो बी पे ए की फोर्स है, दैट इज एफ के, और ये एफ के क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेशन। तो एफ के इक्वल टू कैपिटल एम ए बी। व्हाट इज ए बी, एफ के अपॉन कैपिटल एम। व्हाट इज एफ के, म्यू के एम जी, तो म्यू के एम जी बाय कैपिटल एम इज एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बी। डन। और जो लास्ट केस है, फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस, ये हम लोग यहां नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें भी फिर 2 केसेस और बन जाएंगे ना। बी पे जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है बी पे, एफ के। अब वो एफ के की वैल्यू बी और सरफेस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है कि उससे कम है, उस पर डिपेंड करेगा। तो दैट वी विल कीप पेंडिंग, जब आएगा तब देख लेंगे। अब इसके बाद है मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा टॉपिक है। चलो ये समझ लो पहले कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमम मास हंग फ्रॉम द स्ट्रिंग to just start the motion,
टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। इसमें भी दो केसेस बनेंगे। पहला केस है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हेन मास m1 इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। व्हेन अ मास m1 is placed on a rough horizontal surface। चलो ये भी इजी है, दिस नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। पिछले टॉपिक के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा इजी है ये। सिर्फ सिस्टम क्या है समझ लो, कंडीशन क्या है वो समझ लो। बोला ही इन्होंने बोला एक मास है m1 जो एक सरफेस पे रखा हुआ है। तो यू हैव सम मास m1 which is kept on the surface and the surface is of course rough, smooth नहीं है, rough है, friction है यहाँ पे। तो this is mass m1। so let us take this is mass m1 and you should of course know यहाँ पे m1g और यहाँ पे normal reaction r1। this is m1g, this is normal reaction r1, ये पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक पुली है, तो what we have is a pulley here। इस पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग को पास कर देंगे एंड ऑफ कोर्स यहां पे जो पुली है, दिस पुली इज सपोज टू बी फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। पुली का खुद का मास नहीं है, पुली का फ्रिक्शन नहीं है, और यहां पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। और यहां से मैंने नीचे और एक मास को हैंग कर दिया, यहां पे और एक मास को हैंग कर दिया, इसको मैं m2 नाम दे दूंगा। अब क्वेश्चन, सॉरी बार बार क्वेश्चन ही बोलता हूं, क्वेश्चन मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू इज, ये जो m2 है इसका मिनिमम कितना मास होना चाहिए सो दैट दिस m1 विल मूव। देखो बोला है ना ऐसा, व्हेन अ मास m1 इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और क्या पूछा है, मिनिमम मास हंग। अब थोड़ा स्लो डाउन करता हूं, अच्छे से समझ लो। अगर मास m1 और हॉरिजॉन्टल सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब स्मूथ सरफेस होता, क्या होता, स्मूथ, उस केस में तुम m2 कितना भी छोटा ले लो, ये मूव होने ही वाला है। अब ये क्यों मूव हुआ वो भी सोच लो, क्योंकि यहां पे कौन सा फोर्स होगा, m2g। ये m2g यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन। ये टेंशन यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंशन, और ये टेंशन क्या करेगा, m1 को खींचेगा। तो अगर सरफेस स्मूथ होता तो m2 की कोई भी वैल्यू ले लो, m1 विल मूव। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। अब आपको यह सोचना पड़ेगा, इन्होंने जस्ट वर्ड यूज किया है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम या फिर जस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब तुम मिनिमम या जस्ट वर्ड यूज करते हो तो कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। या स्टैटिक फ्रिक्शन एक ही बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर यहां तक, पक्का। तो नाउ यू हैव टू थिंक कि अगर मुझे इस m1 ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जितना टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उसने किसको ओवरकम करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को। मतलब टेंशन की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी चाहिए, F इक्वल FL, राइट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे कम रहा तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव करना है तो टेंशन शुड बी एबल टू ओवरकम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। व्हाट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू L इंटू R1। अब बोलोगे R1 क्यों, वो नॉर्मल रिएक्शन तो m1 पे लगने वाला है ना। नॉर्मल रिएक्शन कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट को आपने एक सरफेस पे रखा, ये तो लटका हुआ है, इस पे कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है, तो किस पे है, अभी लटका हुआ बोला तो याद रहेगा, ये हैंगिंग बोला होता तो अच्छा हैंगिंग, लटका हुआ है वो बेटर हो। कॉन्टेक्ट कौन कर रहा है, m1, तो यहाँ पे क्या, किसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, m1 का, कौन, R1। व्हाट इज R1, m1g। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा म्यू L m1g। इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। तो हमारे पास टेंशन का एक इक्वेशन तो आ गया, दूसरा भी आ जाएगा। यहां पे टेंशन किसने प्रोड्यूस किया, तो हो गया। तो टेंशन T क्या है, m2g। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम। T क्या था, म्यू L m1g, और ये क्या है, m2g। जी कैंसल, तो नहीं,
अरे ये आएगा ना, तो m2 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एल इंटू m1. दिस इज द मिनिमम मास. सिर्फ वहां पे मैंने म्यू एल नहीं लिखा, म्यू लिखा होगा शायद नोट्स में, आई डोंट रिमेंबर म्यू एल है कि म्यू क्या लिखा है, लेकिन म्यू तो है. गुड, यहाँ तक क्लियर. तो m2 इक्वल टू म्यू इंटू m1, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m2 required to just move mass m1, right? अब इसका जो अगला केस है, when a mass m1 is placed on a rough inclined plane, when a mass m1 is placed on rough inclined plane, when a mass m1 is placed on a rough inclined plane, चलो थोड़ा सा चेंज होगा अब, लिटिल बिट ऑफ चेंज, नॉट मच. सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग इंक्लाइन कर देंगे. तो व्हाट वी विल डू इज जस्ट इंक्लाइन दिस प्लेन एट सम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. m1 जो है वो m1 जो है दैट इज बेसिकली प्लेस्ड ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन. तो m1 इट इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, समथिंग लाइक दैट, ऐसा आएगा. गुड. देन हैंगिंग कौन है, m2. इस केस में भी हैंगिंग इज m2. एंड देन यू हैव अ मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली. यहां पे एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है. इस पुली के ऊपर से यू विल पास अ स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग इज ऑल्सो सपोज टू बी ऑफ कोर्स मासलेस. तो जो स्ट्रिंग है वो भी मासलेस ही है, ऐसा अजम्पशन है. एंड यू हैव मास m2 हैंगिंग हियर. ओके, तो अभी आपको पता तो है ही सब, फिर भी पूछ रहा हूं, बताओ ये क्या है. वेरी गुड, m1g साइन थीटा. ओके गुड. तो ये m1 था, इसके लिए ये कौन है, m1g साइन थीटा. ये r1 है और ये m1g cos थीटा है, और ये कौन है, m2 है. इस पे कौन सा फोर्स है, m2g. उसने क्या प्रोड्यूस किया, टेंशन. तो ये टेंशन यहां पे आ गया. क्लियर, बराबर. गुड. देन फ्रिक्शन. ये टेंशन इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन नीचे आएगा. तो ये आएगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. वैसे मैं शॉर्टकट भी बता सकता था, बट एनीवेज वी विल डिराइव बेटर ऑफ. ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. एक्सेशन क्या होता है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, वही आएगा वापस से. यहां तक क्लियर. गुड. तो सेम प्रोसेस इज सेम. टेंशन के दो इक्वेशन बनाओ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम. तो टेंशन इक्वल टू m2g तो आ ही गया, इक्वेशन नंबर 1. बट टेंशन इज आल्सो इक्वल टू, लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज टेंशन इक्वल टू, m1g sin थीटा प्लस fl. m1g sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय द वे, हाँ, mu l into r1. what is r1, m1g cos theta. very good. so tension equal to m1g common sin theta plus mu cos theta. तो मैंने वही तो बताया था, अब द इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, g sin theta plus mu l cos theta. फिर यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हमने डिराइव किया ना, तब हमने बोला कि द ऑब्जेक्ट विल मूव. यहां पे हम बोल रहे हैं जस्ट डिफरेंस है, वहां पे म्यू एल की जगह पे म्यू के था. तो दैट इज व्हाई डिड नॉट यूज दैट, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए. तो इक्वेशन नंबर 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर लो. तो m2g इक्वल टू क्या आएगा, m1g साइन थीटा प्लस म्यू एल cos थीटा. इसमें से जी जी कैंसल. तो m2 इक्वल टू m1 sin थीटा प्लस म्यू एल cos थीटा. वेरी गुड.
आई हैव टोल्ड यू इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ही डिफरेंस है। अगर इंक्लाइन प्लेन से मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाना है तो थीटा की वैल्यू क्या करेंगे? 0, पुट 0, साइन 0 इज 0, क्या बचा? m1 म्यूएल cos 0 इज 1, तो m2 कितना आ गया? m1 इंटू, हाँ तो वही तो था, वही था ना, करेक्ट, क्लियर, गुड। अब क्या बच गया? ओके, अगला टॉपिक है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। ये जो टॉपिक हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पेंडिंग रखा था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था हैंगिंग चेन वाले केसेस हम लोग फ्रिक्शन में देखेंगे, तो अभी वो दैट इज द प्रॉपर टाइम टू कवर दैट टॉपिक, मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन। इसमें से थ्योरी के कुछ टॉपिक मैं छोड़ रहा हूं बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट, या फिर दे आर रेलेवेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो वो हम क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। जो जो रेलेवेंट है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, ये भी इजी है। यहां पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पिछले केस में तुमने बोला एक ब्लॉक M1 सरफेस पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल और एक ब्लॉक M2 इज हैंगिंग। सेम सिचुएशन है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहां पे क्या बोला है कि ब्लॉक इज नॉट केप्ट, देयर इज अ चेन। एक चेन है, चेन का एक पार्ट इट इज हैंगिंग, और आपको बोला है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, मतलब क्या? मैक्सिमम कितना लेंथ हम चेन का हैंग कर सकते हैं विदाउट लेटिंग द चेन मूव डाउनवर्ड्स। क्योंकि क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये टोटल लेंथ ऑफ द चेन को मैं कैपिटल L मान लेता हूं, उसमें से एक पोर्शन इसका लेटर से L डैश या फिर स्मॉल l इज हैंगिंग, फिर ये बचा हुआ कितना? ये जो स्मॉल l है ना, इट इज बिहेविंग लाइक M2 एंड दिस इज बिहेविंग लाइक M1। तो डेफिनेटली वही केस आ गया ना, अगर ज्यादा लेंथ नीचे आ गया तो वो फ्रिक्शन को क्या कर देगा? ओवरकम। जो हैंगिंग पार्ट है चेन का, उसका वेट कहां है? नीचे। तो ये वेट अगर फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया तो चेन विल स्लाइड डाउन। तो इन्होंने बोला है मैक्सिमम कितना लेंथ हैंग कर सकता है, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। तो समझ में आया? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग विदाउट लेटिंग द चेन स्लाइडिंग डाउन। यहां तक क्लियर? समझ में आया? एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे, चेन सबके पास होता है, नहीं होता साइकिल का चेन निकाल लेना, उसको अच्छे से पहले धोना, क्योंकि बहुत सारा ग्रीस लगा होगा, दैट विल बेसिकली, पता है ना ग्रीस क्यों लगाते हो, ऑयलिंग क्यों करते हो? टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उस चेन के एक छोटे से पार्ट को हैंग कर दो टेबल से, रिलीज इट, कुछ नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ाओ, अभी नीचे जाएगा। तो वही पूछा कि मैक्सिमम कितना तुम हैंग कर सकते हो विदाउट लेटिंग दिस चेन स्लाइड डाउन, दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस। ये भी सिंपल है, आई टेल यू दिस इज नथिंग। आपने मास के केस में क्या किया था, क्या डिराइव किया था? M2 इक्वल टू, वेरी गुड, तो यहां से म्यू क्या आ गया? M2 बाय M1, ठीक है ना। चलो मैं और एक डिफरेंट तरीके से बता देता हूं। डू यू रिमेंबर, ये यूनिफॉर्म चेन है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म चेन के केस में मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बताया था, एक क्वेश्चन में हमने देखा था फॉर यूनिफॉर्म चेन। चलो नहीं भी याद तो बता देता हूं मैं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास एक चेन है, लेट अस से 10 मीटर लॉन्ग, उसका टोटल मास है 50 किलोग्राम। व्हाट इज पर मीटर मास पर मीटर? 5। इसको तुम बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। हर एक मीटर में कितना मास, उसको बोलते हो लीनियर मास डेंसिटी। तो हर एक मीटर में कितना हो गया? 5। तो 2 मीटर में कितना हो गया? 10। 3 मीटर में कितना हो गया? 15। मतलब मास एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हो गई बात खत्म। M2 रिप्रेजेंट्स दिस पार्ट, है ना, M2। तो M2 अपॉन M1 राइट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? L2 बाय L1, वेरी गुड। और यहां से तुमको म्यू क्या मिला? म्यू M2 बाय M1। तो म्यू इक्वल टू M2 बाय M1, बट M2 बाय M1 इज
L2 by L1, बट L2 इज हाउ मच? अरे L2 ये है, ये कौन है? L1 है, तो फिर L1 कितना है? हाँ, वेरी गुड। आपको क्या पूछा है? मिनिमम मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंग चेन, हु इज हैंगिंग, L2 या फिर L1? मतलब कौन? स्मॉल l। तो आपको किसका वैल्यू पूछा है? स्मॉल l का पूछा है। तो एक काम करो, अब इसको सिर्फ सिंपल मैनिपुलेशन करके ये यहां पे लाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ, तो म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू स्मॉल एल इक्वल टू स्मॉल एल। वेरी गुड। इसको वहां शिफ्ट कर दो, अब म्यू एल इक्वल टू एल प्लस म्यू एल। वेरी गुड। क्या कॉमन निकलेगा? स्मॉल एल। तो स्मॉल एल कॉमन निकाल लो, क्या हुआ? म्यू प्लस 1। तो स्मॉल एल कितना हो गया? म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। डन। यही फॉर्मूला है, सिर्फ नोटेशन अलग है। वहां पे एल को एल डैश बोला है और कैपिटल एल को स्मॉल एल बोला है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। क्लियर? राइट, गुड। और समटाइम्स मैं जानबूझ के नोटेशन यहां चेंज करता हूं, क्योंकि बिकॉज यू शुड रिमेंबर कि नोटेशन तो हम हमारे हिसाब से दे सकते हैं ना, तो रट के मत जाओ, कभी भी डिराइव कर लो वहीं पे। हो गया? देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड वेज, इंटरेस्टिंग। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between body and wedge। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट म्यू। एक बॉडी है और वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है फाइंड करना है। तो हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले कहाँ गया? वेज। हाँ, दिस इज टू मच, जस्ट अ मिनट। मेरे को आलस आया, इसके लिए मैं वो डायग्राम वापस से ड्रॉ नहीं करना है। आई विल जस्ट टेक इट फ्रॉम हियर। समटाइम्स बीइंग लेजी इज गुड, समटाइम्स, हाँ, नॉट ऑलवेज। ठीक, ओके। मैं बाकी सारे चीजें फिलहाल तो हटा देता हूं यहां से, जब लगेगा तब देख लेंगे। जस्ट लेट अस रिमूव। फिलहाल इसको ऐसा रख दो। गुड, यहां तक ठीक है। हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैट बॉडी एंड द वेज। तो हम म्यू फाइंड करने के लिए दो केसेस लेंगे। पहला केस है स्मूथ सरफेस का, दूसरा केस है रफ सरफेस का। मतलब पहले केस में वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक बॉडी, इन दोनों में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, राइट। मान लेते हैं कि वो यहां से यहां तक आने में डिस्टेंस कवर करेगा s। तो यू विल हैव s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सही है। u की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको पकड़ के रखा था, रिलीज कर दिया, फिर 1/2 at स्क्वायर। और अगर आपको याद होगा स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे a होता है g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर। और नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए a क्या था? g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब सरफेस स्मूथ है तो म्यू क्या हो गया? 0। म्यू 0 हो गया तो क्या बचा? g sin थीटा। तो s क्या आ गया? 1/2 g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? अब हमने इसी वेज को पॉलिश पेपर से रफ कर दिया। पॉलिश पेपर से रफ किया मतलब स्मूथ की जगह पे क्या कर दिया? रफ कर दिया। तो फ्रिक्शन आ गया। सब कुछ सेम है, एंगल सेम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ अभी सरफेस क्या हो गया? रफ। तो एस का फॉर्मूला क्या आएगा? ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सही है, राइट। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, अगर सरफेस स्मूथ था तो ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगा वो, और अगर रफ सरफेस है तो जो टाइम लगेगा वो सेम होंगे क्या? नहीं होंगे। वेरी गुड। तो कम टाइम
कब होगा? जब स्मूथ है कि जब रफ है? स्मूथ है। तो स्मूथ है तो ऑब्जेक्ट विल मूव डाउन फास्टर। मान लेते हैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जब सरफेस स्मूथ था तो 2 सेकंड लग गए, और जब सरफेस रफ था तो कितने लग गए? 4 सेकंड, 6 सेकंड, चलो 6 सेकंड मान लेते हैं। तो 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 × 2 लिख सकता हूँ ना। मतलब यहाँ पे मैं टी डैश बोल रहा हूँ, टी डैश, तो टी डैश इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम डाउन व्हेन इट इज रफ सरफेस। तो टी डैश को मैं क्या लिखूंगा? n × t, where t is the time taken when the surface was smooth and t dash is time taken when the surface is rough. Very good. अब s equal to 0 plus half a. What will be a when the surface is rough? g sin theta minus mu cos theta, क्योंकि the body is coming डाउन के लिए बीच में क्या लगता है? माइनस। और टी डैश मतलब एंटी स्क्वायर। सही है? यहां तक क्लियर है? पक्का? तो s इक्वल टू क्या लिखोगे? हाफ जी साइन थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर, बराबर? श्योर? गुड, ओके। माइनस हाफ जी म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। बट ये s इक्वेशन नंबर 1 से क्या आया था? हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस हाफ जी म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अब एक काम करेंगे, हमारा टास्क क्या है? टास्क म्यू फाइंड करना। तो म्यू को एक साइड पे लाओ, बाकी सबको दूसरी साइड पे लेके जाओ। तो एक काम करते, तो पहले तो जो कॉमन है कैंसिल हो सकता है, निकालो, उसको हटाओ यहां से। कौन कौन? हाँ, तो g/2 भूल जाओ, g/2 कैंसिल हो गया, राइट। और ये जो म्यू वाला टर्म था वो यहां लेके आ गया, तो क्या हो गया? म्यू कॉस स्क्वायर थीटा एन स्क्वायर, और टी स्क्वायर भी मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है ना? टी स्क्वायर भी गया। सिर्फ मैं एन स्क्वायर को आगे लिख लेता हूं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। गुड, टी स्क्वायर गया ना? पक्का ना? हाँ, गुड, चलो ठीक है। अब क्या लिखोगे यहां पे? एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस टी स्क्वायर गया, j/2 गया, तो कौन बचा? साइन थीटा बचा। वेरी गुड, सही है, राइट। कॉस स्क्वायर आएगा, नहीं कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर नहीं है, दिस इज कॉस, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से इट लुक्स लाइक कॉस स्क्वायर फ्रॉम हियर। एनीवेज, हो गया ये। तो ये आ गया एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा। तो म्यू इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 साइन बाय कॉस टैन थीटा। और एक चीज बच गई थी, क्या बच गई थी? एन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका म्यू, है कि ये है ना? एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू टैन थीटा, करेक्ट, राइट। अभी एक लास्ट टॉपिक है, दिस इज द लास्ट theory topic of this chapter, and tomorrow we will do numerical MCQs. मतलब last topic is stopping of a block due to friction. I would say stopping of a vehicle better off due to friction. इसमें भी 2 केसेस है। नंबर 1 ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, चलो यहां ध्यान दो, इंटरेस्टिंग, सिंपल, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। यू हैव डन दिस इन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थ्योरी पार्ट, स्टेट बोर्ड का पार्ट, उसमें तुमने किया है, सिर्फ पता नहीं था कि इसको ऐसा बोलते हैं। तो अभी समझ लो। एक क्वेश्चन था जिसमें आपने बोला गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, याद है क्या? ब्रेक अप्लाई नहीं किया, सिर्फ गाड़ी का इंजन बंद किया, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएगा। वही केस है स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि ब्रेक नहीं अप्लाई किया, तो स्टॉपिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। कौन से सरफेस पे? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। इसमें 2 चीजें फाइंड करनी है। नंबर वन, गाड़ी रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां से यहां तक आ गया, तो द व्हीकल इज स्टॉपिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस एस फाइंड करना है, और दूसरा आपको टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ स्टॉपिंग, कितने टाइम के बाद द व्हीकल विल स्टॉप। तो ये दो ही चीज फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यू नो व्हाट इज u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u पता है, v पता है, s है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद फ्रिक्शन a क्या होता है? म्यू जी। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो v, u, s और a को कनेक्ट कर ले? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर, v तो 0 है, 0, u स्क्वायर, और ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन -2 a की जगह पे इंटू s। तो u स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू जी s, तो s इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। ये हो गया तुम्हारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट? दिस इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल और अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बराबर यहां तक? ये अभी ब्रेक लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम नहीं लेंगे ब्रेक, उसको लेने दो। विल जस्ट फिनिश इट ऑफ टुडे। ओके, हो गया। अभी क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ स्टॉपिंग। टाइम ऑफ स्टॉपिंग v पता है, u पता है, a पता है, t फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन? v इक्वल टू u प्लस ए टी, 0 इक्वल टू u माइनस a म्यू जी टी, तो t इक्वल टू u बाय म्यू जी। या तो ऐसा कर सकते हो, दिस इज वन वे। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो, राइट? बट आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट वन। तो ठीक है, वहां से हो जाएगा काम, उसको रखो वैसा ही। हो गया। देन लास्ट इज ऑन इंक्लाइंड रोड। तो जो व्हीकल है वो इंक्लाइंड रोड पे है, घाट पे, घाट पता ना, घाट गोइंग अप। तो नंबर 2 ऑन इंक्लाइंड रोड, ऑन इंक्लाइंड रोड। इस केस में ओके, इस केस में क्या करेंगे? ऐसा एक इंक्लाइंड रोड है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यहां पे एक ब्लॉक है, इमेजिन ब्लॉक मतलब बेसिकली व्हीकल है। अब ये जो व्हीकल है ना, वो इमेजिन यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां पे जाके रुक गया और डिस्टेंस कवर कर लिया s, डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने s। यहां पे u है, ये v इक्वल टू 0 है। कंपोनेंट्स तो तुमको पता होने ही चाहिए। अब चलो नहीं पता कोई बात नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज 0, u स्क्वायर माइनस 2 माइनस रिटार्डेशन, a ऑन अप द इंक्लाइन प्लेन, g साइन थीटा प्लस म्यू, म्यू के, ठीक है, म्यू कॉस थीटा इंटू s। तुमको s चाहिए था, मिल जाएगा s यहां से, राइट? हो गया, सॉल्व कर लेना। s मिल जाएगा तुमको u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। सही है, करेक्ट। अब ये करेक्ट है कि नहीं, इसका भी वेरिफिकेशन है। अगर इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 0 कर देते हैं, थीटा 0 कर देते तो क्या होगा? साइन 0 इज, तो ये टर्म तो गया, कॉस 0 इज, तो u स्क्वायर बाय 2 म्यू जी, तो वही आना चाहिए था। आ गया? हो गया? तो हेंस वेरीफाइड दैट दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। क्लियर? तो यहां तक आपका फ्रिक्शन का थ्योरी हो गया खत्म। कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सो दैट्स इट फॉर टुडे।